बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम कैटालाइसिस, एंजाइम उत्प्रेरण। तो एंजाइम उत्प्रेरण का अर्थ क्या है? एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरण होना। उत्प्रेरण तो हम पढ़ चुके हैं, मतलब उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है, मतलब अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। तो जब मैं बता दूं आपको, ये जो एंजाइम है जब यही उत्प्रेरक का काम करने लगे तो इसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, जब एंजाइम उत्प्रेरक का काम करेगा अर्थात एंजाइम के द्वारा अभिक्रिया में क्या होने लगेगी, वहाँ पर अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होने लगेगा, तो इसे हम एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से डेफिनेशन देख लेते हैं। एंजाइम, पहली बात तो सबसे नीचे वाला, एंजाइम होता क्या है? एंजाइम अपने पास होता है बच्चों, एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन अणु होते हैं। पहली बात, यहाँ से एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे हम। एंजाइम का अणुभार कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ऐसा नहीं होगा 100-200 देगा, इसमें होगा 10,000, 20,000, 40,000 ऐसे अणुभार होता है। दूसरा, इनके अंदर स्ट्रक्चर में क्या होता है? नाइट्रोजन आती है। दूसरा, ये अणु किसके होते हैं? प्रोटीन के ही अणु होते हैं। प्रोटीन तो सब जानते हो आप, प्रोटीन की भाई जो भी हमारे शरीर में पाई जाने वाली प्रोटीन है उनमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और ये नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन के ही अणु होते हैं जिनका अणुभार बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 10,000, 20,000। अब आगे बात आती है, एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? विशिष्ट होती है। इसका अर्थ समझेंगे, एंजाइम की प्रकृति विशिष्ट क्यों होती है? जो जंतु और पादपों में रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहलाते हैं। यह प्रक्रिया जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाती है। अभी इस लाइन में कुछ समझ नहीं आया होगा जो मैंने पढ़ा आपके सामने, अब हम समझाएंगे ना टीचर, किस लिए? आपके लिए। जंतु और पादपों, मतलब हमारे अंदर जंतु में ही आएंगे बेटा अपन, है ना। जो भी अपन दो चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। मतलब अपन अपनी बात कर ले, अपने शरीर में, मानव शरीर में या फिर जानवरों के शरीर में, इनकी बात कर ले, उनमें रासायनिक अभिक्रिया। अब हमारे शरीर में कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं हम बताते हैं। भोजन का पाचन, खाना हम खाते हैं, भोजन हम खाते हैं, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन मैं आपको बता दूं बच्चों, एक रासायनिक अभिक्रिया चूंकि हमारे शरीर में होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि वो अभिक्रियाएं जो जीवों के शरीर में होती हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। अब कुछ को तो ये समझ नहीं आया होगा कि मैडम भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया कैसे है? क्यों नहीं है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया है भोजन का पाचन। एक बात बताओ, अपने शरीर में पेट में जठर रस स्रावित होता है, पेट के आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। HCl एक केमिकल ही तो है, तो ये HCl ही भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम उसको? जैव रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। मैं आपको बता दूं, श्वसन भी कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। हमने दही खाया तो दही का क्या होगा? पाचन होगा। दूध पिया, दूध का क्या होगा? पाचन होगा। तो वो सारी चीजें क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रिया का भाग ही है। अर्थात जब इन अभिक्रियाओं को फास्ट करने के लिए, ये अभिक्रिया जल्दी से जल्दी हो सके, इनको अभिक्रिया को फास्ट करने के लिए, जल्दी से हमारा भोजन का पाचन हो जाए, जल्दी से मतलब हमारे काम में देर नहीं लगे, तो इन सब के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगर ये सारी चीज़ें एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं तो अभिक्रिया जल्दी होती है, और एंजाइम के द्वारा जब ये अभिक्रियाएं होने लगती हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहते हैं। अब हमारे पास बात यह है, ये लाइन इसका मतलब तो आप बताए नहीं मैडम, बाकी तो बता दिया कि हमारे शरीर में जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उनमें उत्प्रेरक का काम क्या कौन करता है? एंजाइम करते हैं, और इसे हम जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहते हैं। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति का होता है। इसका मतलब होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए भोजन का पाचन है, इसको करने के लिए अगर एंजाइम यूज में आ रहा है तो भोजन के पाचन के लिए एक ही एंजाइम यूज आएगा, ऐसा नहीं है दूसरा एंजाइम यूज आ जाएगा। क्योंकि हमने भाई रासायनिक अभिक्रिया में तो ये देखा है कि निकिल की उपस्थिति, ये निकिल उत्प्रेरक का काम करता है, लेकिन निकिल एक में थोड़ी करता है, निकिल बहुत सारों में करता है उत्प्रेरक का काम। प्लेटिनम भी है, बहुत सारों में करता है, लेकिन एंजाइम, एक विशिष्ट एंजाइम, एक एंजाइम केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया पे काम करता है, सब पे काम नहीं करता। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, हर एक जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट एंजाइम होता है, इसीलिए एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? विशिष्ट होती है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। देखिएगा बच्चों, यहाँ से
हम एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं बेटा, एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट, इस पे ना इम्पोर्टेंट देख लो आप। आपको एक चीज़ बता दो, जो नोट्स आपको अगर लिखने हैं तो आप साथ साथ वीडियो से भी लिख सकते हैं, और आप चाहें कि भैया नहीं PDF ही चाहिए, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है आपको, तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके एग्जाम्पल, ये बिल्कुल अच्छी तरह कर लीजिएगा, एग्जाम में सीधा आता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा, खमीर में उपस्थित एंजाइम जाइमेज द्वारा ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन। तो ये सबसे पहली बात, सबसे पहले ये सूत्र किसका है बेटा, ग्लूकोज का है। तो आपसे सीधा पूछा जाता है ग्लूकोज से एथेनॉल में चेंज अगर होता है तो इसके लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, तो इसके लिए काम आता है बेटा जाइमेज एंजाइम। नाम क्या है एंजाइम का, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। ये किस में होता है, खमीर में होता है। खमीर आप सभी जानते हो, अपन नहीं कहते घर में कि मैदा में दही मिला देते हैं, थोड़ी देर में खमीर उठ जाएगा, होता है ना, क्योंकि जो दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, वो उसमें खमीर उठाने का काम करते हैं, थोड़ा सा उस अभिक्रिया, उसमें उपस्थित अभिक्रिया से फास्ट करने लगते हैं काम। और खमीर मैं आपको बता दूं एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है वैसे, जिसे हम ईस्ट कहते हैं, ईस्ट तरह सुना होगा। तो खमीर में उपस्थित एंजाइम का नाम क्या है, जाइमेज। अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, पेपर में आता है खमीर द्वारा उत्प्रेरित, ईस्ट में पाए जाने वाले ईस्ट द्वारा एंजाइमी उत्प्रेरित अभिक्रिया का नाम बताइए, तो वो है जाइमेज वाली, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ से, सोयाबीन में उपस्थित यूरिएज एंजाइम द्वारा यूरिया का जल अपघटन। तो यूरिया का सूत्र तो आप जानते हैं NH2CONH2। तो यूरिया का तो जल्दी से कर लोगे। अब यूरिया में याद कैसे करें बेटा, जल अपघटन है तो यूरिया के साथ किसको लिखा हमने, पानी को लिखा। अब इसमें से बनेगा क्या क्या, देखो अब यूरिया में से अमोनिया तो कर दो बाहर, बच गया CO का मतलब क्या बन जाएगा, CO2, ठीक। तो यूरिया का जो अपघटन होगा वो किसके द्वारा होगा, वो होगा यूरिएज एंजाइम से। यूरिया का किससे होगा बेटा, यूरिएज एंजाइम से, ठीक। आगे वाला देखो, स्टार्च का डायस्टेज एंजाइम द्वारा माल्टोज में अपघटन। ये तो बड़ी लंबी सी लाइन हो गई। एक चीज और बता देती हूँ आपको इसके लिए, अभी आपके केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 14 है, ये बहुत अच्छा चैप्टर बेटा, जैवाणु है, और उसके अंदर स्टार्च भी आएगा और उसके अंदर माल्टोज भी आएगा, ग्लूकोज भी आएगा, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपको और बता देती हूँ इसको कैसे याद करना है। एक तरफ तो अपना क्या है बेटा, स्टार्च है, दूसरी तरफ क्या है, माल्टोज है। क्या है बेटा, माल्टोज है। और स्टार्च से माल्टोज में अपघटन हो किससे रहा है, ये हो रहा है बेटा डायस्टेज से। किससे हो रहा है, डायस्टेज। एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, यहाँ से जो एंजाइम वगैरह वाली चीज़ें हैं ना, ये याद करने की है। मैं एक चीज़ बस इतना बता सकती हूँ कि C6H12O6, C12H20O11 और ये होता है सिंगल अणु। अगर इसमें एक और जोड़ दोगे C6H12O6 का अगर मैं दुगना कर दूं आपको, तो दोनों को जोड़ने पर पानी का अणु निकलता है और इससे बनता है ये। देखो आप 6 का दुगना 12, आप कहोगे 12 का दुगना तो 24 होता है, इसका मतलब कितना हटा हुआ है, कितने का हाइड्रोजन का मैं 2 O6O11 अर्थात कितने 6 का दूनी 12, 12 में से एक कम किया तो 11, तो H2O। कहने का मतलब है 2 6H12O6 का अणु जोड़ोगे तब एक H2O का बाहर निकलता है और उससे बनता है C12H22O11। और बहुत सारे अगर जोड़ दिए जाएं, 2 जोड़ेंगे तो ये बना, 2 जोड़े तो माल्टोज बना, जबकि अपन अगर बहुत सारे अगर इसको जोड़ देते हैं तो बनता है C6H10O5। चलिए और मैं क्लियर करती हूँ। अगर इसके 2 अणु जोड़ते हो, देखो C6H12O6, अगर इसके 2 अणु जोड़ते हो तो कार्बन का दुगना 6 का दुगना 12, आप कहोगे 12 का दुगना 24, लेकिन मैंने H2 अलग हटा दिया तो 12 का दुगना 24, 24 में से 2 गए 22। इसी तरह से एक ऑक्सीजन हटा दिया तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11। तो ये बन गया अपना ये वाला सूत्र, ये वाला, ठीक है। तो अर्थात 2 अणुओं को जोड़ने पर अपना ये बनता है। अब आती है तीसरी बात, इसका सूत्र कैसे याद हो स्टार्च का, तो C6H12O6, इसमें से एक H2O का अणु हटा दो तो इसमें से कार्बन तो 6 की 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, 12 में से 2 गए कितने बचे 10, ऑक्सीजन कितने 6, एक ऑक्सीजन हटा तो कितने बच गए 5। आया नहीं आया, देखो एक बार और लिख लेती हूँ, हो सकता है रह गया हो। C6H12O6, H2O को हटाना है इसमें से, तो 6 कार्बन 6 की 6, 12 में से 2 गए कितने बचे 10, ऑक्सीजन में से एक हटा दो कितने बच गए 5, बन गया। अर्थात इसमें बहुत सारे अणु जोड़े जाते हैं। जब 2 अणु जुड़ते हैं तो H2O निकलेगा, फिर 2 जुड़ेंगे तो H2 निकलेगा, फिर 2 जुड़ेंगे तो H2O निकलेगा। चाहे आप है ना तो इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये देखो N लिखा हुआ है यहाँ पे,
तो इस तरह से होता है बेटा यहाँ से। तो ये जैव अणु में चलते हैं बेटा, यहाँ से मैंने आपको केवल सूत्र के तौर बता दिया। अगर मान लीजिए आपको ये भी याद नहीं रहता तो आप ऐसा लिख दो सीधे, स्टार्च, स्टार्च से क्या बनने वाला है बेटा, अपना स्टार्च से बनने वाला है माल्टोज, ठीक है। और इसके ऊपर एंजाइम कौन सा वर्क करेगा, डायस्टेज। अब कहोगे मैडम याद और नहीं रहने वाले हैं हमको, तो ये कैसे याद नहीं रहेंगे। देखो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। स्टार्च में लेटर कौन सा आ रहा है, अपना टी लेटर आ रहा है, नहीं आ रहा, स्टार्च। ये देखो याद हो जाएगा बेटा, स्टार्च आ रहा है अपना। ये ट्रिक के तौर पे समझना, अब ये मत समझना मैडम कंसेप्ट समझा रही है, केवल याद करने के तौर पे। ये देखो बेटा इसमें क्या है अपना माल्टोस, तो ये आ गया अपना, तो ये आ गया। अब दोनों वर्ड मिल गए ना, अब अपन ने क्या ले लिया बेटा, डायस्टेज। क्या ले लिया बेटा, डायस्टेज। इसमें भी टे आ गया कि नहीं आ गया, तो ये तीनों टे की श्रृंखला अपने पास मिल गई, टे टे टे। इसका मतलब हमको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, अगर स्टार्च माल्टोज दोनों आ गया तो डायस्टेज आएगा। आ गया समझ। तो ऐसे याद कर लो, ये देखो अपन ने याद कर लिया, यहाँ से ये टी, यहाँ से भी है और यहाँ से भी टे, ठीक। यूरिया का यूरिएज से याद हो जाएगा, यूरिया का यूरिएज से याद हो जाएगा, ठीक है। खमीर वाला याद करना पड़ेगा बेटा, जाइमेज आएगा। आगे देखें चौथा पॉइंट क्या है बेटा, चौथा में लिखा हुआ है ये है बेटा एथेनॉल। एथेनॉल को ऑक्सीकरण होता है एसिटिक अम्ल में और इसका नाम है बैक्टीरिया का माइकोडर्मा एसिटाई। अब ये एसिटाई लिखा हुआ है, अब एसिटाई तो याद रह जाएगा। क्यों याद रह जाएगा, क्योंकि ये वाला एसिटिक अम्ल है ना। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल, ऐसे याद रह जाएगा। अभी रिवीजन लगाएंगे, मैं पूछूंगी थोड़ी देर में कि किसमें क्या आएगा आंसर, ठीक है बच्चों। चलो अब मैंने कर दी यहाँ से स्लाइड चेंज। अब मैडम ने स्लाइड चेंज करी है तो सीधी सी बात है, पिछला वाला और पूछेगी अभी आपसे आके, शर्करा का ग्लूकोज व फ्रक्टोज में अपघटन, ठीक। अब ये वाली जो अपनी है एग्जाम्पल, बच्चों कमेंट नहीं करते हैं आप, मुझे बताते नहीं है। मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछ के चली जाती हूँ यहाँ से वीडियो में, लेकिन मुझे पिछली वीडियो में आवाज जवाब नहीं मिलते। अब मुझे यहाँ से जवाब चाहिए आपके। शर्करा का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपघटन, पहली बात तो ये आपका कौन से उसमें था, मेरे बोलने से पहले आप बता दो, फटाफट कमेंट कर दो कि ये हमने कहाँ पढ़ा है, फिर मैं बताती हूँ थोड़ी देर में आपको। अब मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप कमेंट करना है वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपने कहाँ पढ़ा है, और नहीं याद आ रहा है तो बेटा ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो बिल्कुल भी। अब मैं ध्यान दिला देती हूँ, चैप्टर नंबर 4 छद्म कोटि की अभिक्रिया, सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। ये सुक्रोज का सूत्र नहीं है क्या, याद आया। अब आप कहोगे हाँ हाँ मैडम याद आ गया। सुक्रोज, मैंने आपसे कहा था कि ये एक जैसे सूत्र है, लेकिन ये याद रखना ये ग्लूकोज और ये क्या है, फ्रक्टोज है, अलग अलग है। और ये भी बताया था इसमें एल्डिहाइड का सूत्र है, और फ्रक्टोज में कौन सा होता है, अब याद करके बताना, मैं नहीं बताऊंगी। ग्लूकोज मैंने बता दिया एल्डिहाइड होता है क्रियात्मक समूह, लेकिन फ्रक्टोज का नहीं बताने वाली हूँ अब मैं। अब आप खुद बताओगे फ्रक्टोज में कौन सा होता है, और नहीं आता है तो मुझसे कमेंट में पूछना, फिर मैं बताऊंगी वहाँ पे फ्रक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह है। चलो अपन अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज कही थी, ग्लूकोज ये दो को आप जब जोड़ते हो तो सूत्र क्या बनता है, C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल जोड़ते हो तो H2O निकलता है। देखो इसको रिवर्स ले जाओ अभी क्रिया को, तो H2 अलग हो रहा है, तो H2O बाहर निकालोगे तो जो बचता है 6 का दुगना 12, H12 हाइड्रोजन 2, इसका मतलब 10, 6 का दुगना 12, 12 में से 1 गया 11। देखो सूत्र, आप तो कहोगे मैडम ये तो माल्टोज का सूत्र बताया था, अब आप सुक्रोज बता रही हो। बेटा सुक्रोज और माल्टोज दोनों का सूत्र एक ही होता है। सुक्रोज ये किसका सूत्र है बेटा, सुक्रोज। तो सुक्रोज हो या माल्टोज हो, दोनों का सूत्र क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ से जो सुक्रोज का जो अपघटन है वो किसकी उपस्थिति में होता है, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। बच्चों ये इन्वर्टेज की कहानी जो है ना, एक ये वाला एक वर्ड में यहाँ कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही थी, लेकिन 14वें चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये वर्ड, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन से अगर अमीनो अम्ल बनाने हैं तो कौन सा एंजाइम लगेगा बेटा, पेप्सिन एंजाइम लगेगा, है ना। स्टार्च से क्या बनाना है, ग्लूकोज, तो कौन सा एंजाइम लगेगा, एमाइलेज। एमाइलेज किसमें होता है, लार में होता है, ये तो सब जानते हो। स्टार्च से शर्करा बनानी है तो क्या लगेगा, टाइलिन एंजाइम, जो भी लार में होता है। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं, एमाइलेज और टाइलिन। आप कहोगे मैडम दोनों में अंतर क्या है ग्लूकोज शर्करा में, बेटा ग्लूकोज का सूत्र अभी बताया था C6H12O6 होता है, जबकि शर्करा का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है।
नीचे वाला सुक्रोज है, ऊपर वाला ग्लूकोज है। तो अगर ग्लूकोज बनाना है तो एमाइलेज होगा और सुक्रोज बनाना है तो क्या होगा, टाइलिन। सुक्रोज और एमाइलेज और टाइलिन दोनों ही किस में पाए जाते हैं, लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। ठीक है। स्टार्च कहाँ होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्च गेहूँ खाते हो, गेहूँ में होता है स्टार्च। ग्लूकोज तो आप जानते ही हो किस में होता है, चॉकलेट में होता है क्या ग्लूकोज, होता है ना। पर्क वाला ऐड देखा है, नहीं देखा, इंस्टेंट ग्लूकोज पूरा करे। और ग्लूकोज और बता देती बेटा, ग्लूकोन डी आती है ना मार्केट में, ग्लूकोन डी आती है, वो ग्लूकोज ही होता है अपना। ठीक है। और अगर अपन आगे बात करें शर्करा, तो चीनी, चीनी तो सब खाते हो, तो ये ग्लूकोज तो वही वाला ग्लूकोज है जो ग्लूकोन डी आती है। शर्करा क्या है, चीनी है। स्टार्च किस में होता है, आलू में होता है, गेहूं में होता है, वो वाला है ये। ठीक। चलिए अब दूध, दूध तो आप जानते हो बेटा, दूध से दही बनता है। लैक्टिक बैसिलस जो होते हैं वो बनाते, तो लैक्टोबैसिलस कर लो या लैक्टिक बैसिलाई कर लो, एक ही बात है यहाँ से। अच्छा अब मैं पुराने वाले पे आ रही हूँ। स्टार्च से मैंने माल्टोज का बताया था अभी, स्टार्च से माल्टोज। मैं पीछे नहीं जाओगे और तुम भी वीडियो में पीछे नहीं जाओगे कि पीछे दिखाओ मैडम क्या बनाया था स्टार्च से माल्टोज में। बेटा डायस्टेज बनाया था, स्टार्च से माल्टोज में क्या बनाया था, डायस्टेज। टे 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 याद रखो, है ना। अब स्टार्च से ग्लूकोज बनाना है तो एमाइलेज, स्टार्च से शर्करा बनानी है तो टाइलिन। प्रोटीन कैसे याद रख लोगे, प्रोटीन में भी पे आ रहा है और पेप्सिन में भी पे आ रहा है, तो प्रोटीन से पेप्सिन हो गया, तो यहाँ से भी अपना याद हो जाएगा। अपना ये सुक्रोज है, सुक्रोज से क्या बनेगा, इन्वर्टेज। सुक्रोज में क्या आएगा बेटा, इन्वर्टेज के स्थिति में होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक बेटा। चलिए बेटा आगे से करते हैं अपन याद। बेटा अच्छी तरह कर लेना, मैं जब आगे चैप्टर पढ़ाऊंगी पृष्ठ रसायन तो इनका रिवीजन बार बार कराऊंगी, क्योंकि यहाँ से अपन क्लास में जो अपने याद करने का तरीका था, जो मेरी स्कूल के बच्चे हैं उनको ध्यान होगा कि मैडम क्लास में जब पढ़ाती है तो उस समय पुराना पहले रिवाइज करा देती है। अपन ने बहुत सारी रिएक्शन 11th क्लास में ही पढ़ ली थी, करिए कि नहीं करनी है, करिए ना। अपन ने शॉर्ट ट्रिक से रिएक्शन भी याद करी है, और उसका नतीजा यह है कि अभी ऑर्गेनिक शुरू भी नहीं हुई है ढंग से, और हमने बहुत सारी रिएक्शन है ना अभी पहले ही याद कर ली है। याद करिए ना, रोजनमुंड अपचैन वगैरह स्टीव अपन ने याद कर रखी है पहले से ही, अपन ने नाइट्रस अम्ल भी याद कर रखा है। तो बेटा इनको भी अपन रिवीजन में लेंगे जिससे अपन याद कर पाए फटाफट। चलो बेटा एंजाइम के गुण देख लेते हैं, लास्ट में एक बार रिवाइज करा दूंगी। एंजाइम गुण में सर्वाधिक प्रभावी गुण, एंजाइम की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया 10 लाख गुना तीव्र हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ग्लूकोज अपन स्टार्च है, स्टार्च से क्या बनाना है बेटा, ग्लूकोज बनाना है। क्या बनाना है, ग्लूकोज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये एमाइलेज की उपस्थिति में होता है स्टार्च से ग्लूकोज, है ना। और एमाइलेज कहाँ होता है, हमारी लार में होता है। तो अगर मान लीजिए लार में उपस्थित एंजाइम नहीं होता तो ये अभिक्रिया बहुत धीमी होती है, लेकिन जैसे ही इसके साथ एमाइलेज मिल जाता है स्टार्च के साथ, ये 10 लाख गुना तेजी से हो जाती है। मतलब 10 लाख गुना, मतलब अगर एमाइलेज नहीं हो तो 10 लाख गुना धीमे होगी, और अगर है तो फटाफट होने लगेगी। इसीलिए कहते हैं भोजन को अच्छी तरह मुंह में चबाना चाहिए, ताकि भोजन की लार जो है वो खाने के साथ मिक्स हो जाए और भोजन का पाचन हो जाए। आगे बात समझ में आपको, कहते हैं ना भोजन को 32 बार चबाओ। क्यों चबाओ, क्योंकि क्योंकि लार में क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम क्या करेगा, उस खाने को जल्दी पचाएगा। तो जब तक लार पूरे भोजन में मिक्स नहीं हो जाए तब तक उसको गले के अंदर से मत उतारो। तो जल्दी जल्दी आपको भोजन पचाना है तो आप उसको लार में अच्छी तरह मिक्स करो, क्योंकि लार में होता है एंजाइम, और एंजाइम उस भोजन के पाचन की तीव्र क्या कर देगा, तीव्र कर देगा। आगे देखो, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा, मात्रा भी ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम मात्रा में ही 1 मोल का 1/10 की घात 6 भाग चाहिए केवल, में लिया गया एंजाइम की अभिक्रियाओं को वेग कितना बढ़ा सकता है, 10 की घात 3 से 10 की घात 6 गुना बढ़ा देता है। 10 की घात 6 का मतलब आप देख लो अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6, इतनी गुना बढ़ा देता है थोड़ा सा ही एंजाइम। आगे देखो, एंजाइम अत्यंत विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। एक एंजाइम एक अभिक्रिया में ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंजाइम विशिष्ट होता है। अगर एक एंजाइम काम कर रहा है भोजन के पाचन में, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में काम कर रहा है अगर यहाँ से एमाइलेज एंजाइम, तो एमाइलेज कहीं और काम नहीं करेगा।
ये देखो बच्चों, चौथा बिंदु क्या कहता है, ताप और पीएच। एंजाइम की सक्रियता का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और पीएच कितने पे वर्क करता है, ये पीएच 7 पे वर्क करता है। निश्चित ताप और पीएच जिस पर एंजाइमों की सक्रियता सर्वाधिक होती है, ये अनुकूलतम ताप, ऑप्टिमम टेम्परेचर और अनुकूलतम पीएच कहलाती है। मानव शरीर में अनुकूलतम पीएच कितनी होती है, 7.4। ये अपनी ब्लड की पीएच बता दी है बेटा, मानव शरीर की पीएच बता दी है कि इतने ब्लड की पीएच क्षारीय होती है, वो इतनी होती है। लेकिन पीएच मैं आपको बता दूं, अगर एंजाइम को 37 डिग्री से ज़्यादा, मान लो 50 डिग्री पे रख दिया जाए तो क्या हो बेटा, एंजाइम विकृत हो जाएगा, इसकी संरचना खराब हो जाएगी और एंजाइम सही से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये कोलाइड प्रकृति के होते हैं जिन्हें विद्युत अपघटन मिलाने पर स्कंदन द्वारा नष्ट किया जा सकता है। कदापि समझ नहीं आया होगा ये बिंदु, चलिए मैं समझा देती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कोलाइडी शब्द को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोलाइड कुछ नहीं है बेटा, अगर बहुत छोटा होता है कण तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कण का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे धूल के कण होते हैं ना, प्रकाश में चमकते दिखाई देते हैं, बस धूल के कण के जितना अगर साइज है कोलाइड कणों का, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड कण कहते हैं। साइज के ऊपर डिपेंड है, अगर साइज जो है वो धूल के कण जितना भी साइज है अगर एंजाइम का, तो कण कैसा हो गया, कोलाइडी कण हो गया। अब इसके अंदर मान लीजिए एंजाइम ने हमने वैद्युत अपघटन मिला दिया। अब वैद्युत अपघटन क्या मिलाया जाए बेटा, चलिए वैद्युत अपघटन जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड वैद्युत अपघटन है क्योंकि इसमें एक धनायन है और एक ऋणायन है। ठीक है, अब इसको अगर मिला दे तो स्कंदन द्वारा नष्ट किया जा सकता है। स्कंदन का मतलब हो गया बेटा अवक्षेप, मतलब विद्युत अपघटन और ये एंजाइम के कण आपस में क्या बना देते हैं बेटा, अवक्षेप बना देते हैं। और अवक्षेप अगर बन गया तो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, अगर एंजाइम को और कोई रासायनिक पदार्थ को मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर अवक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात एंजाइम अब काम नहीं करेगा। बेटा छठा बिंदु क्या कहता है, वर्धक या सह एंजाइम। धातु आयन जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, जिंक आदि एंजाइम अणुओं के साथ दुर्बल बंधों का निर्माण करते हैं। ये एंजाइम है, ये सोडियम आयन है, ये इसके साथ अगर मिल जाता है तो क्या करते हैं, ये थोड़े वीक बॉन्ड बनाते हैं, जिससे इनकी उत्प्रेरकीय सक्रियता बढ़ जाती है। अगर एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाए तो इसे हम वर्धक कहते हैं, और एंजाइम को तो हम, और इन धातु आयनों को क्या कहते हैं, हम सह एंजाइम कहते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया, अगर धातु आयनों की उपस्थिति में एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है तो इन धातु एंजाइमों को हम सह एंजाइम या उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ाने वाले वर्धक कहते हैं। विष एंजाइम, खाने का सीधा मतलब समझ में आ रहा हो कि कोई एंजाइम के साथ ऐसी अणु जुड़ जाए जो एंजाइम के लिए विष का काम करे तो वो क्या होता है, विष एंजाइम होगा। जैसे HCN हुआ, कार्बन डाइसल्फाइड हुआ, ये एंजाइम के लिए विष का काम करते हैं, अर्थात एंजाइम की सक्रियता को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, इसीलिए विष एंजाइम कहलाते हैं। और ये पराबैंगनी विकिरणों से नष्ट भी हो जाते हैं। चलिए आगे देखें हम बच्चों। बेटा अब हमारे पास आ गई अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये बताने से पहले हमने जो अभी भी गुण पढ़े एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। दूसरा गुण हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने दूसरा गुण एक तापमान का भी पढ़ा था, तापमान पढ़ा था, पीएच पढ़ी थी हमने। बीच बीच में से उठा रही हूँ, एक अभी अभी हम पढ़ के आए हैं वर्धक या सह एंजाइम। इसी के साथ हम वर्धक और सह एंजाइम के साथ इसके हम एंजाइम विष भी पढ़ के आए हैं। हम तीव्रता पढ़ के आए हैं कि 10 लाख गुना तीव्र हो जाती है। और क्या पढ़ के आए हैं बेटा, और हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ से बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं। तो एक तो अपना सबसे पहला यही हो गया, विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं, 10 लाख गुना बढ़ा देते हैं, तापमान और पीएच अनुकूलतम चाहिए होता है, ये सह एंजाइम। इसे कहीं बढ़ा देता है तो धातु आयन सह एंजाइम। लेकिन अगर उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देता है तो क्या कहलाएगा, वो विष एंजाइम कहलाता है। चलो अब हम आगे आ जाते हैं एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि। सामान्यतः एंजाइम उत्प्रेरण अभिक्रिया निम्नांकित पदों में संपन्न होती है। देखो यहाँ से मैं बात करूँगी E+S, इसका मतलब क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या, जैसे मान लीजिए ये अपना सबस्ट्रेट है और ये क्या है, अपना एंजाइम है। तो क्रियाकारक और एंजाइम जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एंजाइम क्रियाकारक संकुल बनता है। एस का मतलब इंग्लिश में होता है सबस्ट्रेट, इसीलिए एस का मतलब लिया है यहाँ पे। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है एंजाइम जो होता है बेटा, यहाँ से ये जो एंजाइम होता है ये सबस्ट्रेट से क्रिया करके
क्या बनाता है? एंजाइम क्रियाकारक संकुल बनाता है। तो किसका निर्माण हो गया? एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में अब क्या होती है बेटा? क्रिया होने लगती है। जब इन दोनों के आपस में क्रिया होती है तो यहाँ पर सबस्ट्रेट जो होता है, ये जो सबस्ट्रेट है ना, जैसे एंजाइम यहाँ क्रिया कर रहा है इसके ऊपर, अब एंजाइम क्रिया करता है तो कुछ बॉन्ड्स बनने लगते हैं, फिर ये बाद में टूट जाता है। तो ये सबस्ट्रेट जो होता है, इस सबस्ट्रेट को एंजाइम जो होता है वो प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, जिसके कारण एंजाइम प्रोडक्ट संकुल बनने लगता है। यहाँ से समझो इसकी क्रियाविधि को। ये एंजाइम है, देखो आपके सामने, ये क्या है बेटा? एंजाइम है। एंजाइम और सबस्ट्रेट में देखो क्या क्या चीज़ है। इसके अंदर मैं आपको अच्छे से बता दूं, जो संरचना यहाँ दिखाई दे रही है उसकी विपरीत संरचना यहाँ है। अर्थात ये जो है ये बिल्कुल इसके अंदर क्या हो सकता है बेटा? ये देखो, यहाँ से ये इसके अंदर बिल्कुल फिट हो सकता है, यहाँ से ये इसके अंदर फिट हो जाता है। तो ये दोनों मिलके एक दूसरे में फिट हो गए। ये कुछ इस तरह से फिट हो जाते हैं जैसे ताले में क्या हो जाती है बेटा? ताले में क्या फिट हो जाती है? चाबी। ताले में क्या फिट हो जाती है? चाबी। ये ताला चाबी सिद्धांत भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? इसको हम ताला चाबी सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि एमिल फिशर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? एमिल फिशर के द्वारा। तो ताला चाबी सिद्धांत कहते हैं। दूसरी बात, ताला चाबी सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से एक ताले की एक ही चाबी होती है, हम जानते हैं कि ये जो कोई ताला है, ये जो ताला है हमारा, ये केवल एक ही चाबी से खुलने वाला है। ठीक है, वो बात मत करना मास्टर की भी होती है, वो सारे खुल जाते हैं उससे ताले, उसकी बात नहीं कर रहे। हर चाबी से हर ताला खुलता है क्या? नहीं, फिर तो ताले का मतलब ही नहीं हुआ ना। अर्थात ताले के अंदर कुछ ऐसी संरचना बनी होती है जिसके अंदर वो चाबी जो होती है वो फिट बैठ पाती है। इसी प्रकार से इस क्रिया कारक में भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र बने होते हैं कि उसके अंदर ये एंजाइम ही फिट बैठ सकता है, और इसी संरचना की वजह से हम इसको कहते हैं ताला चाबी सिद्धांत पर आधारित। अब देखो ये दोनों फिट हो गए, होने के बाद अब यहाँ पर देखो इनके बीच में क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। ये देखो ब्लैकिश दिखा रखा है यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्रिया होने के बाद ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अलग हो गए तो क्या बन गया? प्रोडक्ट यहाँ से बन गया। समझ में आई क्रियाविधि किस पर आधारित होती है? ताला चाबी सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, इस ताला चाबी सिद्धांत क्या इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से हर ताले की केवल एक अलग चाबी होती है, इसी प्रकार से हर क्रिया कारक के लिए एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है। यहाँ से अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एंजाइम उत्पाद से संकुल का निर्माण। एंजाइम की सक्रिय पृष्ठ की आकृति विशिष्ट ज्यामिति की होती है, जिसमें क्रियाकारक के अणु इस प्रकार से फिट हो जाते हैं जैसे ताले में चाबी। इसी कारण एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं, जो निर्धारित क्रियाकारक अणु से आकृति में समानता परिक्रिया कर उत्पाद बनाते हैं। यही मैंने सब चीज बताई। चलिए अब मेन चीज मैं आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ जो मैंने एंजाइम बताया आपको। एक तो सबसे पहली बात, स्टार्च से ग्लूकोज और स्टार्च से शर्करा। तो ये वाला तो होगा बेटा कौन सा? हमने याद कराया था एमाइलेज, है ना। और अगर यहाँ से क्या आ जाता है बेटा? शर्करा आ जाता है तो कौन सा आएगा बेटा? टाइलिन। और स्टार्च से क्या आ जाता है बेटा? माल्टोज। तो वो तो हमें पता है, टे टे टे, ये टे और ये टे मिलके क्या बना देगा? डायस्टेज। क्या बेटा बना देगा यहाँ से? डायस्टेज। यूरिया का किससे बेटा? यूरिएज। प्रोटीन से किसका होगा बेटा? यहाँ से प्रोटीन है, इससे किसका होगा? पेप्सिन। प्रोटीन पे किसका करेगा? पेप्सिन का करेगा। बेटा वापस बार बार रिवीजन अपन कल भी करेंगे एक बार और इनका रिवीजन, ताकि पक्के हो जाए। आप भी करिएगा इसको, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम पूछें तो मेरे उत्तर बताने से पहले आप खुद बता पाएँ। बच्चों अच्छे से याद कीजिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा। इस वाली वीडियो से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये वाली रासायनिक अभिक्रिया कि यूरिया से यूरिएज। सबसे पहला वाला तो और भी इम्पॉर्टेंट था बेटा, वो वाला नहीं था अपना कि शर्करा से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, उसमें कौन सा एंजाइम है? तो उसमें इन्वर्टेज एंजाइम था। बच्चों पेपर में नंबर लाने के तरीकों में सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका बार बार एक बार रिवीजन लगाएं, पक्की होती चली जाए। एग्जाम का इंतजार ना करें। जो आपको इस साल 98 नंबर बच्चों के दिख रहे हैं केमिस्ट्री में, 100 में से 98 नंबर गोविंदगढ़ स्कूल में, गोविंदगढ़ स्कूल में इस साल के रिजल्ट में केमिस्ट्री में एक बच्चे के 98 नहीं आए। मैं आपको बता दूं 2 बच्चों के 98, एक के 93, एक के 89 नंबर। उसका राज यही है, उन बच्चों ने लगातार रिवीजन रखा। जैसे जैसे मैडम ने गाइड किया वैसे वैसे वो बच्चे जो थे वो गाइडेंस में चले, बच्चे लगातार रिवीजन में लगे रहे। जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं वो जानते हैं कि मैडम जब पढ़ाती हैं क्लास में तो रिवीजन पर ध्यान सबसे ज़्यादा देती है। तो बच्चों अपने रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि नए के चक्कर में पुराने को भूलते चले जाओ।
क्लासेस नहीं लग रही हैं, क्लासेस में अपन सामने नहीं आ पा रहे हैं, जिस दिन अपन क्लास में मिलेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें रिवीजन में आएंगी, उस वक्त आपको जवाब देने होंगे और मैडम सवाल पूछेगी। ठीक है बच्चों, लगे रहिए, साथ साथ लॉकडाउन का असर अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल मत होने देना, साथ साथ लगे रहो। मैडम मेहनत करती है, उससे ज़्यादा मेहनत मेरे बच्चे करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।